स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे सेगमेंट वियर्ड वर्ड में। मैं हूं धनंजय सिंह। आप लोगों ने कितने सीरियल किलर्स के बारे में पढ़ा, सुना और देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग सीरियल किलर बनते क्यों हैं? एक सीरियल किलर बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? आज मैं इसी बारे में बात करूंगा। क्रिमिनोलॉजी में ये एक बहुत पुराना सवाल है और साथ ही साथ फिलॉसफी, लॉ और थियोलॉजी में भी, कि क्या क्रिमिनल्स पैदा ही क्रिमिनल होते हैं या फिर क्रिमिनल बनाए जाते हैं? क्या सीरियल किलर्स पैदा ही कुछ प्री डिटरमाइंड जीन्स के साथ होते हैं जो कि इनकी मानव हत्या के इरादों में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, या फिर साइको किलर्स अपने बचपन के वातावरण के कारण हत्यारे बन जाते हैं? डॉक्टर स्कॉट बॉर्न, क्रिमिनोलॉजिस्ट, का कहना है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। साइकोपाथ्स पैदा ही वैसे होते हैं, जबकि सोशियोपाथ समाज के व्यवहार से ऐसे बन जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं है, बल्कि रंगीन है और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। डॉक्टर बॉर्न ने सीरियल किलर्स के लिए दो टर्म यूज किए हैं, साइकोपाथ और सोशियोपाथ। तो पहले समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सोशियोपाथ इस बात को क्लियर कर देते हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसा फील करता है। गर्म मिजाज के होते हैं और बिना सोचे विचारे आवेग में आकर काम कर देते हैं। इन्हें रह रह के गुस्से के एपिसोड्स भी आते रहते हैं। इन्हें पता होता है कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी अपने व्यवहार को सही ठहराने की वकालत करते हैं। सोशियोपाथ के लिए फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस बना कर रख पाना बहुत मुश्किल होता है। इमोशनल अटैचमेंट्स बना सकते हैं, लेकिन ये काम इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। वहीं साइकोपाथ्स प्रिटेंड करते हैं कि वो केयर करते हैं लोगों की, कोल्ड हार्टेड होते हैं, निर्दयी, उदासीन होते हैं, दूसरे लोगों की पीड़ा, कष्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। ऐसी रिलेशनशिप्स बनाते हैं जो कि खोखली और झूठी होती हैं। अपनी क्रिमिनल लाइफ को छुपा कर रखने के लिए अपनी एक नॉर्मल लाइफ का ढोंग रचते हैं लोगों को दिखाने के लिए। किसी से भी इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं बना पाते। सोशियोपाथ जब ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं तो वो साइकोपाथ्स बन जाते हैं। वापस आते हैं हम अपने सवाल पर कि लोग सीरियल किलर क्यों बनते हैं। डॉक्टर कैथरीन रेम्सलैंड, जो कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस की प्रोफेसर हैं डिसेल्स यूनिवर्सिटी में, उनका कहना है कि अगर आप एक केस को पढ़ते हैं तो आपको कुछ प्रभावित करने वाली चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप उस एक केस के फाइंडिंग्स को जनरलाइज करके सारे केसेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे केसेस में भी कुछ कॉमन चीज़ें मिल जाएं, जैसे कि एब्यूज़ और सर पर चोट लगना, लेकिन ये सारे सीरियल किलर्स के लिए सही नहीं होगा। हिस्टोरियन और जर्नलिस्ट पीटर व्रोस्की, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं सीरियल किलर्स के हिस्ट्री और साइकोपैथोलॉजी पर, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि व्हाट एग्जैक्टली मेक्स ए सीरियल किलर, तो उनका जवाब था, हमें नहीं पता, कुछ भी आइसोलेट नहीं किया गया है। मेरा बेसिक आर्गुमेंट ये है कि इंसान के सर्वाइवल मैकेनिज्म का ये मूलभूत है कि हमारे अंदर लगातार हत्या करने की क्षमता है, और ये जो किलर्स हैं ये वही प्राचीन काल के दोषयुक्त लोग हैं जिनकी मूल प्रवृत्ति लगातार हत्या करने की दिमाग के ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पार्ट के द्वारा बदली नहीं जा रही है। शायद ऐसा नहीं है कि सीरियल किलर्स बनाए जा रहे हैं, बल्कि ऐसा है कि लोग, हम और आप, सीरियल किलर्स से नॉर्मल इंसान बनाए जा रहे हैं। अच्छी पेरेंटिंग और सोशलाइजेशन की वजह से फिर बचते हैं वो अनसोशलाइज्ड लोग जिनके अंदर किसी पर अटैक करके हत्या करने की क्षमता होती है। बहुत से सीरियल किलर्स हैं जो अपने बचपन में किसी ना किसी तरीके के, जैसे कि फिजिकल अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़, फैमिली डिस्फंक्शन, या फिर ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों से इमोशनली दूरी बना के रखते हैं। ट्रामा एक बार बार पाई जाने वाली थीम है जो कि बहुत सारे सीरियल किलर्स की बायोग्राफी में पाई गई है। यह भी सच है कि लगभग सभी सीरियल किलर्स को बचपन में ट्रामा का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर यह समस्या है कि यदि 100 बच्चे एक एब्यूजिव फॉस्टर होम में बड़े होते हैं और उनमें से एक सीरियल किलर बन जाता है, तो अन्य 99 के बारे में क्या? वो बड़े होकर शायद सभी अच्छी तरह से वेल एडजस्टेड नागरिक नहीं बने, लेकिन निश्चित रूप से सिलसिलेवार हत्यारे नहीं बने, सीरियल किलर नहीं बने। यहाँ पर गायब एक्स फैक्टर क्या है? मेरा मानना है कि ये जिम्मेदारी ऑफेंडर पर आती है। सीरियल किलर अपनी मजबूरियों के अनुसार कार्य करना चुनते हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि सीरियल किलर साइकोपैथी से पीड़ित हैं, क्योंकि ये साइकोपाथ्स हैं, उनमें पश्चाताप या सहानुभूति की कोई भावना नहीं है और उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है वो दोषपूर्ण है। साइकोपाथ्स की जो नंबर 1 क्वालिटी है वो है सहानुभूति की कमी होना,
और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि झूठ बोलने की प्रवृत्ति, रोमांच की आवश्यकता। साइकोपाथ बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। इनमें नार्सिसिज्म पाया जाता है, लेकिन सहानुभूति की कमी सबसे बड़ी बात है। जो कुछ बचा है वो दो विचारधाराएं हैं। क्या सीरियल किलर पूर्व निर्धारित जीन के साथ पैदा होते हैं जो उनकी हत्या की प्रवृत्ति पैदा करने में अभिन्न भूमिका निभाते हैं, या क्या साइको किलर बच्चों के रूप में अपने परिवेश के माध्यम से हत्यारे बन जाते हैं। यद्यपि यह समझना महत्वपूर्ण है कि हत्यारे इतने शातिर व्यक्ति कैसे बन जाते हैं, यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक सीरियल किलर को क्या परिभाषित करता है और क्या चीज़ उन्हें अन्य होमिसाइडल हत्यारों से अविश्वसनीय रूप से अलग बनाती है। एक बड़ा अंतर है जो सीरियल किलर्स को अन्य हत्यारों से अलग करता है, वह है हत्या करने का उद्देश्य, हत्या करने का मकसद। आमतौर पर हत्याएं पारिवारिक मामलों, सामूहिक हिंसा, वित्तीय कठिनाइयों और प्रेमियों के बीच और दोस्तों के बीच विवादों के कारण होती है। एक साइको किलर, मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए, एक रेगुलर हत्यारा नहीं है। एक हत्यारे के पास प्रतिशोध होता है, अपने शिकार के खिलाफ एक स्पेसिफिक व्यक्तिगत बात होती है। नॉर्मल होमिसाइड के विपरीत सीरियल किलर्स केवल इंस्टिंक्ट और हत्या की डिजायर से प्रेरित होते हैं। इन डिजायर्स की वजह से और इनको फुलफिल करने के लिए जो इनकी फैंटेसीज होती हैं, उसकी वजह से बहुत बार ये ऐसे लोगों को मार देते हैं जो बिल्कुल से अजनबी होते हैं। 2000 में मेडिसन में विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन द्वारा विज्ञान में प्रकाशित एक रिपोर्ट में मेडिसन ने 500 लोगों के ब्रेन स्कैन की तुलना की, जिसमें ऐसे लोग थे जो हिंसा के आदी थे और ऐसे जो कि नॉर्मल थे। अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों को एग्रेसिव या एंटी सोशल डिसऑर्डर के साथ हत्या का दोषी ठहराया गया है पास्ट में, उनके ब्रेन की इमेजेस में उन लोगों की तुलना में अलग ब्रेन एक्टिविटी दिखाई दी जिन्हें सामान्य माना जाता था। यदि यह अध्ययन सही है या स्टडी सही है तो ये हत्यारे बहुसंख्यक आबादी के उन लोगों की तुलना में पूरी तरह से अलग जीन्स के साथ पैदा हुए जो कि हिंसक नहीं है। स्वाभाविक रूप से हम सभी अलग अलग जीन के साथ पैदा होते हैं, लेकिन कई लोग तर्क देते हैं कि डीएनए में अंतर से साइको किलर नहीं बनते हैं। कई क्रिमिनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का मुख्य ध्यान इन हत्यारों की बचपन की शुरुआत और परिवेश पर है। अब बात करेंगे जेफरी डेमर की। जेफरी डेमर, जिसे मिल्वॉकी नरभक्षी या मिल्वॉकी मास्टर के रूप में भी जाना जाता है, वो एक अमेरिकी सीरियल किलर और सेक्स ऑफेंडर है जिसने 1978 और 1991 के बीच में 17 पुरुषों और लड़कों की हत्या की और उनकी बॉडी को डाइसेक्ट किया, डिसमेंबर किया और उनकी बॉडीज में से कुछ को खाया भी। जेफरी डेमर के बचपन पर नजर डालने पर आप पाएंगे कि कम उम्र में वह एक फनी और एक्टिव बच्चा था, जिसके बारे में उसके पिता ने डिस्क्राइब किया था। बहुत ही उत्साही, उसे कुश्ती करना पसंद था, इधर उधर दौड़ना पसंद था, कैमरे के सामने घूमना पसंद था और बच्चों के साथ खेलना और उनके साथ मिलना जुलना भी पसंद था। ये किसी सीरियल किलर के लक्षण नहीं हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि वे एग्रेसिवनेस के जीन के साथ पैदा होते हैं। डेमर एक सामान्य बच्चा था जब तक कि उसके फादर को केमिस्ट्री में पीएचडी नहीं मिली। इसके बाद उसकी फैमिली ओहायो रहने चली गई और बाथ ओहायो में सेटल होने से पहले ये लोग 3 और जगह पर रहे और फिर डेमर के पिता और माँ ने नोटिस किया कि वो शर्मीला और असामाजिक हो गया था। इसके बाद जेफरी ने रोड किल इकट्ठा करना शुरू कर दिया बचपन में ही और उसका चीड़ फाड़ करना शुरू कर दिया। क्रिमिनोलॉजिस्ट और सोशल बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट यह तर्क देते हैं कि बड़े होने के शुरुआती चरण के दौरान बचपन के अनुभव और बार बार होने वाले साइकोलॉजिकल ट्रामा के कारण बच्चे रिलीफ खोजने लगते हैं इन वायलेंट एक्टिविटीज में, जैसे कि जानवरों को टार्चर करना और मारना। जैसा कि डेमर के साथ हुआ, जब उसके माता पिता ने लड़ना शुरू कर दिया तो वह अकेला महसूस करता था और इस अकेलेपन से बचने के लिए वो जंगल में उस जगह पर भाग जाया करता था जहां पर उसने मरे हुए एनिमल्स के कार्केस को इकट्ठा करके रखा था। सोशियोलॉजिस्ट अर्नाल्ड अर्लुके ने 153 एनिमल अब्यूजर्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को 153 नॉन एनिमल अब्यूजर्स के साथ कंपेयर किया और उनकी स्टडी में क्या निकल के आया कि जो एनिमल अब्यूजर्स थे उनके असल्ट, रेप और मर्डर कमिट करने के चांसेस नॉन एनिमल अब्यूजर से 5 गुना ज़्यादा थे। इस स्टडी से सीरियल किलर्स के बारे में क्या पता चला कि सीरियल किलर्स बचपन में एनिमल्स को मारने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, जिनका उनके ऊपर कंट्रोल होता है, पावरलेस फील करते हैं क्योंकि इन बच्चों का घर के मामलों में कोई कंट्रोल नहीं होता। ये छोटे जानवरों को मारते हैं जिसमें वो अपनी डोमिनेंस और पावर का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर ये वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें खुशी देता है। 62 मेल सीरियल किलर्स की एक स्टडी में क्रिमिनोलॉजिस्ट एरिक हिकी को ये पता चला
कि इनमें से 48% को इनके पेरेंट्स या फैमिली में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने रिजेक्ट किया या इग्नोर किया या अब्यूज़ किया। हालांकि ये बहुत से बच्चों के साथ होता है, लेकिन ये निश्चित रूप से उनकी ज़िंदगी के एक टर्निंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो आगे चल के सीरियल किलर बने। एक बार रिजेक्ट किए जाने के बाद इनमें से कई हत्यारे अपने असंयम में डूबना शुरू कर देते हैं और युवावस्था से गुजरते समय ये समझ नहीं पाते कि वो कैसे और कौन हैं। सोशल एक्सपीरियंसेस जो लोगों को खतरनाक हिंसक अपराधी बनाते हैं वो उनकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस होते हैं, ना कि छोटे मोटे एक्सपीरियंस। एब्यूज़ और रिजेक्शन के ये विक्टिम सीरियल किलर्स, इन्हें अपनी फैंटेसीज और ड्रीम में कंफर्ट मिलता है। इन्हें ये फैंटेसीज और ड्रीम एक ऐसे रियल्म में लेके जाते हैं जिसे सिर्फ ये कंट्रोल कर सकते हैं। साइको किलर्स अपनी फैंटेसीज को उठाते हैं और उसको रियलिटी बना देते हैं अपने ड्रीम को जीने के लिए। बड़े होते हुए जेफरी डेमर अपने माता पिता के द्वारा रिजेक्टेड फील करता था, जिसके बदले उसने अपने दिमाग में हिंसक होमोसेक्सुअल विचार रखे। डेमर फैंटेसाइज करता था एक मेल सेक्सुअल पार्टनर के बारे में, लेकिन उसे अपने ख्यालों में मजा सिर्फ मेल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स से ही नहीं आता था, बल्कि उस मेल पार्टनर की हत्या करके आता था। हत्या करने की जरूरत बहुत सारे सीरियल किलर्स की सेक्सुअल डिजायर को पूरा करता है और उनकी फैंटेसीज को एक कंट्रोलेबल रियलिटी बनाता है। घरों में पालन पोषण के उचित रिश्ते के उदाहरण के बिना इनमें से कई हत्यारे सच में इंसानों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहने को नहीं समझते हैं। सीरियल किलर हिंसक इंसान होते हैं और कई लोगों का तर्क है कि उनकी हत्याओं को रोकने का एकमात्र तरीका घरेलू हिंसा पर रोक लगाना है। इस बात को समझना कि सीरियल किलर कैसे और क्यों इतने हार्फिक क्राइम्स को अंजाम देते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन साइको किलर्स के खूनी खेल को रोकने का। वैज्ञानिकों ने ढूंढा और उन्हें मिला ऐसी चीजें मिली जिसे हार्ड एविडेंस कहा जा सकता है कि जेनेटिक्स में एक की रोल होता है ये पता लगाने में कि कौन सीरियल किलर बनेगा। इसके खिलाफ क्रिमिनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का अपना अलग आर्गुमेंट है कि जीवन की बड़ी घटनाएं जैसे कि एब्यूज और अबेंडनमेंट माहौल बनाते हैं और नींव रखते हैं जिनसे ये सीरियल किलर्स सैडिस्टिक मास मर्डरर्स में तब्दील हो जाते हैं। पीटर व्रोंस्की का कहना है, हम विफल हो रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से नॉलेज बहुत कम निकल के आ रही है। अभी हम सीरियल किलर्स के बारे में जितना जानते हैं वो जितना हम आज के 20 साल के पहले जानते थे उससे कम है। हमें अब रियलाइज़ हो रहा है कि हम कितना कम जानते हैं। ये इसलिए है क्योंकि हम जितना ज़्यादा सीरियल किलर्स को पढ़ रहे हैं, जो पैटर्न है वो और कम क्लियर होता जा रहा है। हमें बहुत सारी असमानताएं दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे हम एक ऐसी सोसाइटी बन रहे हैं जो कि साइंटिफिक ज़्यादा और फिलॉसफिकल कम है, इस तरीके के एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्लेन करना और कठिन होता जाता है। आसान था जब इन सीरियल किलर्स को हम मास्टर्स ही समझते थे। आसान था जब इन सीरियल किलर्स को हम मास्टर्स ही समझते थे। आसान था जब इन सीरियल किलर्स को हम मास्टर्स ही समझते थे। तो ये थी वीडियो इस बारे में कि सीरियल किलर्स कैसे बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल टायरेंट रिएक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।